कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो है वो लगातार देश को विकसित बनाने के लिए अग्रसर है। और इसमें जो पहला वर्ष था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म्स के बारे में बहुत बात की थी कि हमें किस तरह से रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, और उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा 19 से लेकर 24 तक, जिसमें मुझे भी सांसद के तौर पर संसद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्म हम कैसे करें, इसके ऊपर जो है वो फोकस था। और अब ये जो तीसरा लगातार हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्यकाल हमारी सरकार का चल रहा है, इसमें जो है वो रिफॉर्म परफॉर्म के बाद ट्रांसफॉर्म, कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेंगे और किस तरीके से हम एक विकासशील देश से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने, उसी सोच कर लेकर ये बजट जो है पेश किया गया है। और बहुत ही समावेशी ये बजट है। और इसमें खासकर मैं बात कहना चाहूँगी कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि युवा जिस तरीके से आज अगर हम बात करें, जेन ज़ी जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करती है, वो आईटी की बात करती है, वो नेटवर्किंग की बात करती है, तो उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखा गया है। तो इसी कड़ी में अगर मैं आपको बताती हूँ कि बजट जो है वो 53 लाख करोड़ का, जो पिछली बार से बढ़कर जो है 9% के करीब जो पड़ा है, 53 लाख करोड़ का बजट जो है वो है अब की बार। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे पहले भी रहा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया गया है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस देश का अच्छा होगा तो आप मान सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा डेवलप होगा। और चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे हम जो है एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे हम जो है हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए जो सिस्टम की बात करें, तो ये सब उसमें बहुत ज़्यादा लाभकारी रहता है। तो इसलिए अब की बार 12.2 लाख करोड़ जो है वो कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रावधान रखा गया है, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो। और इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं कि सेमीकंडक्टर का पिछली जो है बजट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब की बार ये जो 2.0 जो है सेमीकंडक्टर का, तो हमारी कोशिश ये है कि स्वदेशी जो है हमारे सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो डेवलप हों, ताकि हमारा युवा जो है वो आगे बढ़े। युवाओं को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है अब की बार अगर आप देखें तो। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य का अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे कि जहाँ पर वेलनेस सेंटर्स जैसे कि वहाँ पर जो गरीब आदमी है वहाँ पर वो पहले ही जाकर अपनी जांच पड़ताल करवा सके। 3 जो है आयुर्वेदिक एम्स, उसका भी प्रावधान अब की बार रखा गया है कि 3 आयुर्वेदिक एम्स जो है वो हमारे बनने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किसान भाइयों के लिए डाइवर्सिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, जो हमारी कृषि है और हमारी खेती है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो कि किसान जो है वो एक स्टीरियोटाइप सिस्टम में ही एक ही फसल को लेकर जो है बार बार वो ना अपने खेतों में लगाए, बल्कि उसको कैसे चेंज करे, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू एडिशन करे। वैल्यू एडिशन करने के बाद उसकी और ज़्यादा मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू बने और उसको और ज़्यादा इस चीज़ का लाभ हो, इस बात को ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए, खासकर जो महिलाएं एंटरप्रेन्योर, जो महिलाएं बिजनेस में आना चाहती हैं, उनके लिए शी मार्ट करके जो है प्रावधान रखा गया है कि महिलाएं मैक्सिमम अब जो है वो बिजनेस के अंदर भी आएँ। क्योंकि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि लखपति दीदी हमें बनाना है, उसी तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी और जैसे भी महिलाएं आना चाहें तो उनको इसमें प्रेफरेंस दी गई है। और जो नया हमारा इनकम टैक्स का एक्ट आ रहा है और जो 2026 से लागू हो जाएगा, उसमें किस तरीके से इनकम टैक्स को उसका सरलीकरण किया गया है, ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, खासकर जो टैक्स देते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैक्सिमम कोशिश ये की गई है कि अब 2026 से जो नया हमारा एक्ट लागू होगा उसमें सभी जो हमारे करदाता हैं उनको बहुत आसानी हो, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही ये सर्वसमावेशी, सबको साथ में लेकर चलने वाला बजट जो है अब की बार माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो प्रस्तुत किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार के पास अब कोई नई योजना नहीं बची है। देखिए, ऐसा है कि हमारी सरकार ने इतनी योजनाएं पहले से ही लागू करी हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो पहला कार्यकाल था वो था हमारा रिफॉर्म्स का, कि किस तरीके से हम रिफॉर्म्स लेकर आए।
और वो जो भी रिफॉर्म्स लेकर आए, चाहे हम किसान भाइयों की बात करें, जिस तरीके से उनको हम किसान सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देना शुरू किया, जो मुआवजा था सही तरीके से उनको देना शुरू किया, जो डीबीटी माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसके माध्यम से आप देखिए कि कितने सबसे पहले खाते खुलवाए गए। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये खाते खुलवाने का मकसद क्या है और इस तरह से खाते खुलवाने से क्या लाभ होगा, लेकिन आप ये देखिए कि आज जो भी पैसा सरकार की तरफ से आता है वो सीधा उनके खातों में आता है। तो ये सबसे पहली जो कार्यकाल था उसके अंदर जो रिफॉर्म के माध्यम से हमारी सरकार ने किया, और उसके बाद परफॉर्म जो नेक्स्ट कार्यकाल 19 से लेकर 24 तक का था उसके अंदर परफॉर्मेंस दिखाई हमारी सरकार ने। आपने देखा होगा कि सड़कों का कैसे जाल बिछ गया, चाहे हम ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करें। अब आप देखिए कि यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है, यहाँ से अगर आपको उत्तर प्रदेश जाना है, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो एक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप दिल्ली को चारों तरफ से आप ये देखिए कि इस तरीके से वहां पर जो है पेरिफेरल जो है वहां पर एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं कि आप जो है वो आपका 5-5, 6-6 घंटों का सफर जो है वो 1-1.5-2 घंटे के अंदर पूरा हो रहा है। और इसी तरीके से जो है एयरपोर्ट्स की हम बात करें जगह जगह पर, और उसी का ही आप लाभ देख रहे हैं कि हमारे सिरसा लोकसभा की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि इस लोकसभा के अंदर 5-5 नए रेलवे स्टेशन अगर आप जाकर देखिए बिल्कुल कायाकल्प हो गई है। तो वो 19 से लेकर 24 के बीच में जो परफॉर्मेंस हमारी सरकार ने दिखाई, और उसके बाद अब ये कार्यकाल जो है 24 से लेकर 29 तक का ये रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो विकासशील देश से विकसित देश की तरफ आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट बनाती है। देखिए ऐसा है कि वो अपनी जिस हिसाब से बात करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, वो जनता उस चीज़ का जवाब दे देती है। और अभी उन्हें इसी चीज़ की तकलीफ है कि आज धरातल पर विपक्षी दल जो हैं बिल्कुल अपना आधार खो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की अनाप शनाप बात करते हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि हर किसी को जो है वो टच करने की कोशिश हमारी सरकार करती है, और जिसके अंदर चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, गरीब की बात करें, आयुष्मान योजना के तहत किस तरीके से गरीब के पास जो है वो उसको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना आए, उस तक जो है चिकित्सा सही तरीके से पहुंच सके। तो ये सब चीज़ें जो है करते हुए अब जो ये बजट जो है ये विकसित भारत की आपको मैं कहूँगी कि एक झलक दिखाने की कोशिश है इसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसके अंदर हम आईटी की बात करें, और हम चाहे इसमें सेमीकंडक्टर्स की बात करें, चाहे हम इसमें जो हमारे युवा हैं, जो आजकल जिस तरीके से हम इसमें एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसको मैक्सिमम किस तरीके से हम यूटिलाइज करके और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फील्ड्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर उसको हम कामयाबी के साथ कैसे लागू कर सकते हैं। और क्योंकि आप देखिए कि एआई के अंदर मैक्सिमम अगर किसी का योगदान हो सकता है तो युवाओं का हो सकता है। चाहे हम ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करें, अब आप देखिए कि यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है, यहाँ से अगर आपको उत्तर प्रदेश जाना है, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो एक सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आप दिल्ली को चारों तरफ से आप ये देखिए कि इस तरीके से वहां पर जो है पेरिफेरल जो है वहां पर एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं कि आप जो है वो आपका 5-5, 6-6 घंटों का सफर जो है वो 1-1.5-2 घंटे के अंदर पूरा हो रहा है। और इसी तरीके से जो है एयरपोर्ट्स की हम बात करें जगह जगह पर, और उसी का ही आप लाभ देख रहे हैं कि हमारे सिरसा लोकसभा की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए कि इस लोकसभा के अंदर 5-5 नए रेलवे स्टेशन अगर आप जाकर देखिए बिल्कुल कायाकल्प हो गई है। तो वो 19 से लेकर 24 के बीच में जो परफॉर्मेंस हमारी सरकार ने दिखाई, और उसके बाद अब ये कार्यकाल जो है 24 से लेकर 29 तक का ये रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन का, कि किस तरीके से हमारा देश जो है वो विकासशील देश से विकसित देश की तरफ आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट बनाती है। देखिए ऐसा है कि वो अपनी जिस हिसाब से बात करते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, वो जनता उस चीज़ का जवाब दे देती है। और अभी उन्हें इसी चीज़ की तकलीफ है कि आज धरातल पर विपक्षी दल जो हैं बिल्कुल अपना आधार खो चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की अनाप शनाप बात करते हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि हर किसी को जो है वो टच करने की कोशिश हमारी सरकार करती है, और जिसके अंदर चाहे हम महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, किसान भाइयों की बात करें, गरीब की बात करें, आयुष्मान योजना के तहत किस तरीके से गरीब के पास जो है वो उसको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना आए, उस तक जो है चिकित्सा सही तरीके से पहुंच सके। तो ये सब चीज़ें जो है करते हुए अब जो ये बजट जो है ये विकसित भारत की आपको मैं कहूँगी कि एक झलक दिखाने की कोशिश है इसके अंदर, क्योंकि मैक्सिमम जो है इसके अंदर हम आईटी की बात करें, और हम चाहे इसमें सेमीकंडक्टर्स की बात करें, चाहे हम इसमें जो हमारे युवा हैं, जो आजकल जिस तरीके से हम इसमें एआई की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, उसको मैक्सिमम किस तरीके से हम यूटिलाइज करके
और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे फील्ड्स हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर उसको हम कामयाबी के साथ कैसे लागू कर सकते हैं। और क्योंकि आप देखिए कि एआई के अंदर मैक्सिमम अगर किसी का योगदान हो सकता है तो युवाओं का हो सकता है। तो ये अब की बार का जो बजट है, ये बजट हमारा विकसित भारत की ओर बढ़ने पे एक कदम है। रोहतक से कांग्रेस के सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है नायब और हरियाणा केंद्रीय बजट से है गायब। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर उन्होंने ध्यान से बजट को सुना होगा तो आपने देखा होगा कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमारे हरियाणा का राखी गढ़ी जो है उसको इंक्लूड किया गया है, और उसमें सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और भी पैसा लगाकर उसको अच्छी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा हरियाणा जो है वो एनसीआर में आता है। जितना भी जो पैसा कैपेक्स के माध्यम से, कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगा, उसका बहुत सा जो हिस्सा जो है हमारे हरियाणा को भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं कि वो उपस्थित थे कि नहीं थे बजट के समय में, लेकिन अगर उन्होंने बड़े ध्यान से बजट की एक एक बात को सुना हो तो उससे उनको ये मालूम होना चाहिए कि हरियाणा को इससे कितना लाभ मिलने वाला है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है लगातार। अब इसमें 60 रुपये था, 60 रुपये था, अब वो 92 हो रहा है रुपये में। देखिए ऐसा है कि ये पूरे विश्व की अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था जिस तरीके से, आप कितने देश, हमारे आसपास के देश भी ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल आज डावाडोल हो चुकी है, बिल्कुल धरातल पर आ चुकी है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी वैश्विक जो जिस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो गिर रही है, उस परिस्थितियों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो लगातार 5वें से अब 4थे स्थान पर आ गई है। और हमारी कोशिश अब ये है कि फर्स्ट 3 जो है उनके अंदर हमारी अर्थव्यवस्था आनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था में जो दिक्कत है उसकी वजह से भी जो है ये डाउन होता है।